नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है लोकतंत्र को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद की जाती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो हमारे घर में नहीं, पड़ोस में। और यही सोच बदलने के लिए आज हमारे युवा हमारे साथ खड़े हैं कई चीजों को लेकर। एक बार फिर कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और बताने का प्रयास करें, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर आज आजाद मैदान पर इनका यह कहना है कि हम एक ऐसे वक्त में और एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां संचार माध्यम की लड़ाई जो जीत जाता है वो अक्सर अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल हो जाता है। अपेक्षा की गई थी कि संचार माध्यम लोकतंत्र का चौथा आधार बनकर उसे मजबूती प्रदान करेगा, लोकतंत्र में वो जनता को शक्ति यानी पावर टू द पीपल करके सशक्त बनाएगा। वास्तविकता मगर अपेक्षा अनुरूप नहीं ढल सकी। लोकतंत्र का ये चौथा आधार, चौथा रक्षक अब अन्य 3 आधारों पर हावी होता नजर आ रहा है। और हम खुद ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से इनके कटआउट इनके हाथ में है, पैम्पलेट इनके पास है, उस पैम्पलेट में जिन चीजों का उल्लेख किया जाता है उसी के बारे में पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? किरण वासनिक। किरण, मुझे ये बताइए, आपके हाथ में ये जो पत्रक आप लोगों ने ये जो यहाँ पे पैम्पलेट छपवाया है, इसमें साफ तौर पर कई पत्रकारों का नाम भी लिखा है और पत्रकारिता का जो आचरण है, पत्रकारिता का जो मायना है, पत्रकारिता की जो परिभाषा है, उसको कहीं ना कहीं से वर्तमान में बदल दिया गया है। ऐसा आपको नहीं लगता? बेशक लगता है। आपके शायद इसीलिए आपने पैम्पलेट में लिखा भी है। थोड़ा सा बताइए क्यों लिखा है? लिखा भी है क्योंकि ये जो मुद्दे अभी चल रहे थे इतने दिनों से, ये मुद्दों में कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने उस सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जहाँ की हम लोगों को एक चैनल ऐसे थे जो बता रहे थे कि यहाँ पे देशद्रोही घटनाएं हो रही है, और एक चैनल जो थे वो पूछ रहे थे कि ये तुमको एविडेंस कहाँ से मिला हुआ है। ये फैक्ट लेने के पीछे भागे थे, इसलिए उनके नाम वहाँ पे रखे। अगर उसमें आपका भी नाम रहता तो हम वो भी नाम लिखते थे वहाँ पे। दूसरा बात आपके थ्रू में बता रहा हूँ, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, 2 चीज़ें होने के बावजूद एक सोशल मीडिया भी हमारे हाथ में है। सोशल मीडिया में जो भी मैसेज सर्कुलेट होते हैं वो बिना पढ़े बिना सोचे, एक कोई तो भीड़ बोल रही है, कोई तो मेजॉरिटी बोल रही है, और किसी को देशभक्ति के बारे में एक गलत मैसेज जा रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू। बट ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि ये क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। हम लोग का हमारा खुद का दिमाग यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया कहा इन्होंने कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें पोस्ट की जाती हैं, जिस तरीके से जानकारी उस पर डाल दी जाती है, उससे ऐसा लगता है कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति को आधी अधूरी जानकारी है, और आधी अधूरी जानकारी रखना एक जहर के समान है। जिसे गरल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये विष लगातार लोगों के भीतर जा रहा है, उसे निकालना वक्त की जरूरत है। सोशल मीडिया जिसका एक एडवांटेज है तो दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज भी है। हमारे साथ यहाँ पर महिला भी है, लड़की है। हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम अनीता है। अनीता, आपसे जानना चाहेंगे बतौर एक युवा पीढ़ी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं हमने उनसे कई चीजें जानी, आप क्या सोचते हैं आज वर्तमान जो स्थिति है, चाहे राजनीति की हो चाहे आम जिंदगी की हो, कैसा महसूस करते हैं आप इस भारतवर्ष में? मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत देश बढ़ चुका है। अगर कोई गरीबों का प्रॉब्लम होता है तो हम सोचते हैं कि वो उनका प्रॉब्लम है। अगर किसी और का अगर वो युवकों का प्रॉब्लम है तो हम सोचते हैं कि वो युवकों का प्रॉब्लम है। ये देश के लोग ये नहीं सोचते कि इस देश के हर इंसान का प्रॉब्लम ये हम सब का प्रॉब्लम है, भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उस इंसान का प्रॉब्लम ये हम सब का प्रॉब्लम है। करारा तमाचा कहा जा सकता है उन लोगों के गालों पर जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, राजनीति के अखाड़े के बहुत बड़े पहलवान समझते हैं। एक छोटी सी लड़की जिसने इस बातों को बड़ी आसानी से सामने रखा कि जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये समस्या हमारी नहीं है, दूसरे की है। लेकिन हमको ये कब समझ आएगा कि समस्या चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक भारतीय नागरिक की समस्या के रूप में उसे हम कब देखेंगे? जी, आप और कुछ कह रहे थे।
और मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब भारतीय हैं, हम बाद में अपने रिलीजन्स के और सबके हैं, पहले हम सब इंडियन हैं, तो हम सबको पहले इंडियन होके ही सोचना पड़ेगा। हम इसीलिए हम है कि इंडियन फर्स्ट है और हम इंडियन ही लास्ट है, तो हमको जब भी सोचना पड़ेगा तो हमको सब लोगों को साथ में लेके ही सोचना पड़ेगा। हमको सबको सोचना होगा और सबको साथ लेकर सोचना होगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं और उनसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? प्रतीक। अभी जिस तरीके से एक लड़की ने अपनी बातों को रखा कि हर व्यक्ति समस्याओं से भागता है, जब उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो तब उसकी आंखें खुलती है, और उसका यह कहना था कि वो दिन कब आएगा जब हर व्यक्ति किसी की भी समस्या को अपनी समस्या समझेगा। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल हम जो देख रहे हैं हमारे भारतीय समाज में इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया है। हम वाइब्रेंट इस देश को तभी समझेंगे जब डेफिनेटली आइडियोलॉजी का डिफरेंस रहे, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जब वो डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि हम एक दूसरे के सामने वो बातें भी नहीं कर पाए, आज वो लेवल का डिफरेंस आ गया है। इन दी एंड हम लोग सारी आइडियोलॉजी मिलाकर एक फाइनल डेस्टिनी, जो कॉमन डेस्टिनी होगी, वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन नेशनल डेस्टिनी, इस तरफ जाना चाहते हैं। बट वहाँ हम जाएंगे कैसे? वहाँ हम जाने के लिए जो भी ये विसंवाद है, कंट्रोवर्सीज है, जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके लिए हमको बैठकर चर्चा करनी होगी, तभी लोकतंत्र सक्सेसफुल माना जाएगा। हमारे नेता तो कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत सही तरीके से चल रहा है और इस लोकतंत्र में कानून सबके लिए एक जैसा है। उनको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अभी जो प्रैक्टिकल जो चल रहा है उसी का जवाब दे देता हूँ। आज हमारे अंदर इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पर ही हमारे में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आज मीडिया के सामने तक आना नहीं चाहते। उसका रीज़न आपको बताऊँ तो आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे। वो इसीलिए नहीं आना चाहते सामने क्योंकि वो फ़ोटो अगर उनकी टीवी पर आएगी और टीवी पर घर जाकर उनका जब बॉस देखेगा कि ये टीवी पर ये बंदा ये काम कर रहा है, क्योंकि वो शायद एक दूसरी आइडियोलॉजी का होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो राइट विंग का होगा या लेफ्ट विंग का होगा, समझ लीजिए वो राइट विंग का होगा, तो वो राइट विंग वालों को इतनी ईर्ष्या हो जाएगी कि ये जो इंसान है ये डेमोक्रेसी की या ये नेशनल डेस्टिनी की इस तरीके से बात कर रहा है जो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो इतना डर, तो ये लोकतंत्र आज तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। इसका हमारे पास लाइव एग्जांपल है। आज भी हमारे में 2 पर्सन ऐसे जो सिर्फ इस वजह से नहीं आए हैं कि घर जाकर उनके बॉस अगर वो देख लेते हैं। तो इसीलिए ये जो कोट है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी की 2-3 कोट्स काफ़ी फेमस है। अब्राहम लिंकन की टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वाली। फिर दूसरी है कि डेमोक्रेसी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस विल कम विदाउट एनी ब्लड शेड। ये बहुत फेमस डेफिनेशंस है, लेकिन ये एक डॉक्टर अम्बेडकर की जो डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ प्राइमरीली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो टर्म है इसमें ये बताना चाहते हैं बाबा साहब कि इस देश में डेमोक्रेसी हम सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तौर पर समझते हैं कि संविधान है, कोर्ट्स है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और चौथा स्तंभ हम मीडिया को कहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई। ये यहाँ पर ये बाबा साहब जो बात कर रहे हैं वो सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट इज़ प्राइमरीली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। एसोसिएटेड लिविंग यानी जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो अगर, और वो प्राइमरी है, अगर हम एक साथ रहने की इच्छा रखते अगर है और अगर सोशल डेमोक्रेसी अगर हमारी सक्सेसफुल है तो ही हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ये शायद हमारे लोगों तक पिछले 60 साल में जिन्होंने भी सत्ता स्थापित की है उन्होंने शायद लोगों को समझा ही ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि ये जो लोग जो भी भीड़ तंत्र कर रहे हैं आज की डेट में, लोकतंत्र के नाम पर जो भीड़ जमा कर रहे हैं और भीड़ से अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं, शायद वो ये जानते नहीं हैं। वो जानबूझकर ये नहीं कर रहे। वो ये हेट मशीन जो है इंडिया में आजकल चलती है ये बहुत इजीली बिकती है। हेट बिकना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं होती, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी की बातें होती है, ये जो एसोसिएटेड लिविंग की बातें होती है, ये शायद लोग अभी तक समझे नहीं है। और हमारा ये जो उद्देश्य है आई फील के माध्यम से, हमारा यही उद्देश्य है कि हम ये जो डेमोक्रेसी की, सोशल डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ये हम लोगों तक कैसे कैसे ले जाए। और ये करते समय हमने ये सोचा कि क्योंकि हम शायद पार्लियामेंट तक अभी जा नहीं पाएंगे, जो पहला स्तंभ है डेमोक्रेसी का, दूसरा है पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव हो गया, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, उसके लिए हम में से कुछ आईएएस बनेंगे तब एग्जीक्यूटिव में हम जाकर बात कर पाएंगे, तीसरा है जुडिशरी जिसमें भी शायद हमको लॉयर्स बनना पड़ेगा, जज बनना पड़ेगा। ये 3 तो हम आगे सोचेंगे कि इन 3 जो स्तंभ है डेमोक्रेसी के, इनको ठीक करने के लिए हम किस तरीके के प्रोग्राम ले आ सकते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि ये जो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, जो कि मीडिया है, ये भी काफ़ी पावरफुल है। आजकल मीडिया के जो ट्विटर के ट्रेंड्स बनते हैं
ये जो हमारा ईपीएफ रिवोक हुआ है, वो जहाँ तक मैंने देखा ट्विटर में जो ट्रेंड हो गया था कि रिवोक ईपीएफ, तो ये सोशल मीडिया में बनने की वजह से और मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने की वजह से ही वो बन पाया था। जाहिर सी बात है, कई बातों को इन्होंने अपने सामने रखा है। और हम एक बार फिर जाएंगे टीचर साहब के पास जो अध्यापक हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके पैम्पलेट में चौथे स्तंभ को भी कहीं ना कहीं से आपने उसका उल्लेख किया है, क्या चौथा स्तंभ अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर पा रहा? नहीं, अभी तक तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इस देश में जो राष्ट्रीयता की संकल्पना की गई है वो आज़ादी के आंदोलन के नाम से ही काफ़ी संकुचित संकल्पना की गई है। भारत की राष्ट्रीय जीवन की संकल्पना में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। उसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन जिन आवाज़ों को स्थान देना चाहिए था, जिन जिन विषयों को जिस तरीके से उठाना जाना चाहिए था, वो नहीं उठाया गया है। आपसे बड़े संक्षेप में एक चीज़ जानना चाहेंगे। कई सालों से, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे, कई चीज़ों को लेकर लोगों ने अपनी बातों को बुलंद की, कई सरकारें बदली, नई सरकारों की ताजपोशी हुई। कांग्रेस सरकार ने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राज किया है। ये सब एक नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही ये सब आवाज़ बुलंद हो रही है, क्या ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो ऐसे स्वर थे वो पहले से ही थे, लेकिन इनके ऊपर नज़र नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद आई। जिस तरीके से रवीश कुमार ने इस मामले को समझाया है, वो शायद भारत के लोगों को अब ये महसूस हो गया है कि हम एक ऐसी जानलेवा भीड़ को मान्यता दे रहे हैं जिसकी चपेट में अब बारी बारी से सब आएंगे। बिल्कुल, हम कहीं एक ऐसी भीड़ को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जिसकी उस कुप अंधेरे में एक एक करके सभी लोग लुप्त होते चले जाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिसका गंभीरता से दिमाग से उसे सोचना होगा और तब उसके जवाब तक पहुंचना होगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि आपके इलाके में भी इस तरह का कोई मुद्दा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल्स हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। बहरहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।